जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब से शुरुआत होता है? शुरुआत तो ये कंपनी के स्थापना से ही हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें विभिन्न संविधान संविधान संशोधन, संविधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो नियम अधिनियम थे वो बार 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 आ रहे थे, जा रहे थे, उसमें संशोधन किया जा रहा था। कंपनी के नए नए रूल आ रहे थे, दिशा निर्देश आ रहा था, तो किस प्रकार कैसे कंपनी चलाया जाए, तो इस प्रकार से देखेंगे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में हम पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। कंपनी के शासन, कंपनी का शासन, जो कंपनी आई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ द्वारा, जो पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए जो दिया गया था परमिट, उसके लिए कंपनी जब स्थापित हुई तो शुरुआती दौर में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषता क्या है अभी बाद में हम देखेंगे। पहले इसको हम पूरा इसको समरी करा के इसके बाद हम एक एक डिफिनेशन इसका हम बता देंगे। तो पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इसकी कमियों को सुधारने के लिए एक आया था 1781 में एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, तो वो उसको देखेंगे। फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या था, व्यापारिक और राजनीतिक जो कंट्रोल था अलग अलग विभागों को सौंपा गया। और फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि पूरे इसमें तो दिया था कि चाय और चीन को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद 1833 में पूर्ण रूप से इसका जो राजनीतिक था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। फिर जब 1857 की विप्लव हुआ, 1800 की क्रांति हुई, तो एक ब्रिटिश संसद को एक बहुत बड़ा झटका लगा, यानी ब्रिटेन को बहुत बड़ा झटका लगा। तब वो अपने अंडर में कंपनी को ना निर्देशित करके राज्य, मतलब जितनी भी शक्ति का स्रोत था वो अपने हाथों में ले लिया। तो उसको कहेंगे ताज का शासन, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश संसद यानी ताज का शासन। ठीक, इसके बाद 1858 का अधिनियम देखेंगे। इसके बाद 1861 में देखेंगे। फिर 1892 में जब बजट आया था, बजट में बहस करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, तो ये सब देखेंगे। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो एक्ट। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली को लागू किया गया था। इसके बाद फिर कुछ विशेषाधिकार आए, तो इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं एक एक को देखते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट से, या तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1700 कंपनी का जो प्रथम वो आया था अधिनियम, वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसकी क्या विशेषताएं थी? बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ।
तो दोस्तों, बंगाल के जैसे कि बंगाल के गवर्नर जो थे उस समय, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 4 न्यायाधीश थे। न्यायाधीश 4 थे। कौन कौन थे? एक तो मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। लेमिस्टर, चिमिस्टर, हाइट। लेमिस्टर, चिमिस्टर, हाइड, एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुआ। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और जो सदस्य थे उनको निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार लेना भी बंद कर दिया गया। उपहार लेना बंद कर दिया गया। राजस्व एवं नागरिक एवं सैनिक की जानकारी ब्रिटेन को देना होगा। तो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देख रहे थे। तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया है? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद इसके न्याय जैसे विवाद बढ़ने लगे तो इसके लिए उन्होंने न्यायालय की स्थापना की, जो बाद में चल के वही सुप्रीम कोर्ट का रूप धारण किया। तो वही सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते थे उसको। उसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी उसमें। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए कंपनी को। कंपनी यहाँ आई थी तो व्यापार करने, लेकिन व्यापार ही कर रही थी। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके द्वारा कंपनी को निजी उपहार लेना बंद कर दिया गया और निजी व्यापार करना बंद कर दिया गया, रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। इस प्रकार से जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके ऊपर प्रतिबंधन लगाया गया। ठीक, निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया, उपहार लेना बंद कर दिया गया। राजस्व एवं नागरिक सैनिक की जानकारी ब्रिटेन को देना होगा। यानी आप कितना कमा रहे हैं, यानी राजस्व कितना आ रहा है, यहाँ सैनिक कितना है, और इसके बाद यहाँ के जो सैनिक है और नागरिक, उनकी सब जानकारी ब्रिटेन को देना होगा। तो ये रहा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या विशेषता थी, इसकी विशेषता देखते हैं। इसको राजनीतिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण मंडल बनाया गया, और कंपनी का कार्य देखने के लिए कंपनी का कार्य देखने के लिए निर्देशन मंडल बनाया गया। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी का व्यापार कर रहा था तो उसमें मेंबर को अलग अलग कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो इसमें जो राजनीतिक कार्य था वो नियंत्रक मंडल द्वारा देखा जा रहा था, और इसके बाद कंपनी का कार्य देखने के लिए निर्देशक मंडल बनाया गया था। ठीक लगता है कि द्वैध शासन की नींव पड़ी। मंडल को एक और काम दिया गया कि राजस्व यानी रेवेन्यू, नागरिक, सैनिक की जितनी भी जानकारी होगी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। ये था 1784 में। हम लोग देखने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषताएं थी कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय व चीन के साथ छोड़कर कंपनी का क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक। ईसाई धर्म प्रचार की छूट दी गई। एक विशेषता और थी इसकी, शिक्षा पर 1,00,000 रुपया वार्षिक खर्च किया जाएगा। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। कर न देने पर दंड का प्रावधान। तो दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय व चीन को साथ छोड़कर, मतलब चाय का व्यापार पे एकाधिकार था और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार था। कंपनी का क्षेत्र
कंपनी का क्षेत्र जितना भी था उसमें ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद ईसाई धर्म प्रचार की छूट, ईसाई धर्म को अपने प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दिया गया कि आप ईसाई धर्म आके यहाँ प्रचार प्रसार करो, लोगों को जागरूक करो, शिक्षा दिलवाओ। और इसके बाद शिक्षा पे 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च किए जाने का भी प्रावधान किया गया कि आज से शिक्षा पे 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया और कर न देने पे दंड का भी प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये था 1813 भारत शासन अधिनियम 1933। इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी का काम, कंपनी का कार्य प्रशासन करना, प्रशासन करना। बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायिका से वंचित कर दिया गया। तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1933 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि भारत का विलियम बेंटिंक विलियम बेंटिंक थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी के व्यापार को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करना था और कंपनी का कार्य प्रशासन करना। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों से, मतलब जो विधायी शक्तियां थी उससे वंचित कर दिया गया और जितने भी नियम कानून सब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बनाया गया। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी यह विशेषता थी कि विधायी कार्यों का विधायी कार्य एवं राजनैतिक प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए। इसके बाद खुली प्रतियोगिता का अवसर दिया गया। खुली प्रतियोगिता का अवसर दिया गया। स्थानीय लोगों को प्रशासन में भागीदारी चुनाव के माध्यम
से, चुनाव के माध्यम से। इसमें 6 लोगों की नियुक्ति होती थी, 6 लोगों की नियुक्ति। 6 में से 4 का चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रेसिडेंसी से, इसके बाद 2 का मद्रास आगरा प्रेसिडेंसी से और मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, चुनाव के माध्यम से ही। तो इसमें देखते हैं दोस्तों 1853 का अधिनियम है। इसमें जब ये अधिनियम आया गया तो कंपनी का जो व्यापार करने का विधायिका यानी जो विधान बनाती थी, नियम कानून बनाती थी, उसको अलग किया गया। जो प्रशासन का देखरेख का काम करती थी उसको अलग किया गया, ठीक। और जो भर्तियां नियुक्तियां होती थी, जो नियुक्तियां अंग्रेज अपने माध्यम से करते थे, उसके स्थान पे खुली प्रतियोगिता यानी लॉर्ड मैकाले की समिति के अनुसार, लॉर्ड मैकाले समिति के सुझाव पे, समिति के सुझाव पे दिया गया कि खुली प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगी परीक्षाएं के माध्यम से ही नियुक्तियां होंगी। स्थानीय लोगों को प्रशासन में भागीदारी चुनाव के माध्यम से लिया गया। 6 लोगों की नियुक्ति मतलब 6 लोगों का चुनाव होता था। तो 4 का चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से, 2 का मद्रास, मुंबई और आगरा प्रेसिडेंसी से होता था। तो ये रहा दोस्तों 1853 का अधिनियम। इसके बाद अब देखते हैं 1861 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, इसके बाद 1861 का अधिनियम हम लोग देखने वाले हैं। 1858 का 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई, देश में बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिए, लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक बार प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। तो इसके बाद ब्रिटिश सत्ता को लगा कि अब हमारे जो राज्य क्षेत्र हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे, कंपनी के राज्य क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कंपनी का जो व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और शक्ति अपने हाथों में ले ली। शक्ति जो ब्रिटिश संसद थी अपने हाथों में ले लिया। दूसरा काम क्या किया गया, जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन जो 1884 में कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, एक नए पद का गठन किया जिसे राज्य सचिव कहा जाता था, राज्य सचिव कहा जाता था। यह 15 सदस्यीय आयोग था, 15 सदस्यीय आयोग था।
इसे भारत व किसको, राज्य सचिव की जो सदस्यीय आयोग था, इसको भारत व इंग्लैंड में मुकदमे की सुनवाई कर सकता था, मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। तो देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, व्यापारिक कार्य समाप्त किए गए और शक्ति अपने हाथों में ले लिया गया, यानी अब से जो कंपनी का व्यापार करने का अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया, बल्कि उसे अब शासन में सहयोग करने के लिए शक्ति अपने हाथों में, ब्रिटेन संसद अपने हाथों में ले ली। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं था जो 1784 में था, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। जो गवर्नर जनरल था 1873 में, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद वही पद को समाप्त कर दिया गया, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कर दिया गया। अब प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, एक नए पद का गठन किया गया जिसे राज्य सचिव कहा जाता था। 15 सदस्यीय आयोग था, 15 सदस्य। इसे इंग्लैंड में भी भारत में भी मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति प्राप्त थी। इसके भी विरोध में मुकदमा दायर किया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसको ब्रिटेन यानी भारत, ब्रिटेन में तथा भारत में मुकदमा सुनवाई करने की परमिशन थी। इसके बाद अगला कदम देखेंगे 1861 का अधिनियम। तो देखली कड़ी में हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो इसमें भारतीय लोगों को वायसराय के कार्यकारिणी सभा में भागीदारी बढ़ाया गया। कौन कौन थे? सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, बनारस। इसके बाद वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी का शासन, जो नियंत्रण बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया था, जो नियम बनाने के लिए उसको उलट दिया गया। 1773 के नियम को उलट दिया गया एवं उन्हें स्वयं शक्ति दी गई सब नियम बनाने के लिए।
शक्ति प्रदान किया गया। शक्ति, कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति प्रदान किया गया। तो दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें भारतीय लोगों को वायसराय की कार्यकारिणी सभा में भागीदारी बढ़ाया गया। कौन कौन थे? तो सर दिनकर राव थे, पटियाला के महाराजा थे, बनारस के राजा थे। ठीक, वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो उसमें बम्बई मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, उस नियम को उलट दिया गया एवं उनको विधायी शक्तियां वापस प्रदान कर दी गई। तो दोस्तों अब 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या विशेषताएं थी? इसमें गैर सरकारी, गैर केंद्रीय व प्रांतीय परिषद, परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का संख्या में वृद्धि किया गया। संख्या में वृद्धि किया गया, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का था। बहुमत सरकारी सदस्यों का था। दूसरी विशेषता क्या थी? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। भारत शासन अधिनियम केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न कब पूछने का अधिकार मिला था? 1909 मार्ले मिंटो एक्ट में दिया गया था। तो इसके बाद अगला देखते हैं 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले कौन थे? सचिव थे। मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। इसमें पहला विशेषता क्या देखते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ी। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ी, मतलब मुस्लिम जो समुदाय के लोग अगर खड़े होंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोट करेंगे। तो इसमें ये नियम निकाला गया। दूसरा, केंद्रीय व प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया। केंद्र परिषद में 16 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया, और राज्य परिषद में समान नहीं था, मतलब किसी में ज्यादा था, किसी में कम था।
तो देखते हैं दोस्तों, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का। मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ी। केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया। केंद्र परिषद में 16 से बढ़ा के 80 कर दिया गया। राज्य परिषद में समान नहीं था, संख्या उसमें भी बढ़ाई गई थी, लेकिन वो समान नहीं था, किसी में ज्यादा था, किसी में कम। वायसराय की कार्यकारिणी में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया। प्रथम विधि आयोग विधि सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले कौन थे? सचिव। मिंटो वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ी। केंद्रीय व प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। केंद्र परिषद में 16 से बढ़ के 80 हो गई एवं राज्य परिषद में समान नहीं थी, किसी में ज्यादा थी, किसी में कम थी। वायसराय की कार्यकारिणी में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम विधि सदस्य के रूप में थे। ठीक, ये हो गया 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। देखते हैं 1920 से लागू हुआ। केंद्र व राज्य बजट अलग अलग बनाए। केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग हो गया। राज्य विधानसभा अपना बजट स्वयं बनाए। ठीक, उत्तरदायी शासन घोषित करना उद्देश्य था इसका। उत्तरदायी शासन मतलब कि सरकार को अपना दायित्व कम करने और लोगों को अधिकार देने के उद्देश्य से उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विषय अलग अलग कर दिए गए, एक आरक्षित, एक अनारक्षित। अनारक्षित गवर्नर का शासन होना था। कार्यपालिका की सहायता से आरक्षित विषय पे कानून बनाए जाते थे। द्विसदनी व्यवस्था स्थापित किया गया। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों को 3 भारतीय कमांडर इन चीफ को छोड़कर, वायसराय की जो कार्यकारिणी है उनमें 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। और इसके बाद देखते हैं कि 1926 में ली कमीशन के आधार पे संघ लोक सेवा का गठन किया गया। इसके बाद 10 साल बाद समीक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम 1919 का था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1935 का अधिनियम। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 धारा कितनी थी? इसमें 331 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा दस्तावेज था। सबसे लंबा दस्तावेज था। 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां। इसमें अखिल भारतीय राज्य की स्थापना किया गया, मतलब ब्रिटिश प्रांतों को मिला के एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना किया गया। इनमें 3 सूचियां बनाई गई, जिनमें से राज्य सूची, समवर्ती सूची, वर्ती सूची
संघ सूची, संघ सूची। अशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय के पास में रख दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैध शासन समाप्त हो गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया एवं प्रांतीय एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक,